नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय। सबसे पहले देखते हैं, इसमें भूमिका देखते हैं। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के कारण उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता तथा शून्यता को पूरा करने के लिए कई स्वतंत्र व स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा और भरतपुर आदि। भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। सबसे पहले देखते हैं हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद राज्य की स्थापना मोहम्मद शाह के शासनकाल 1719 से 48 में चिनकिलिच खां, इसका कार्यकाल 1724 से 1748 ईस्वी में ने की। उसने निजामुल मुल्क आसफ जाह की उपाधि धारण की। निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निजामुल मुल्क मतलब इसका वैसे नाम क्या था? चिनकिलिच खां। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी चिनकिलिच खां पूछता है, कभी निजामुल मुल्क पूछता है। तो सैयद बंधुओं के पतन की महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? तो चिनकिलिच खां भी देगा कहीं, खां और निजामुल मुल्क आसफ जाह। 1720-22 ईस्वी के बीच दक्कन में अपनी स्थिति सुदृढ़ की वह 1722 से 24 ईस्वी तक साम्राज्य का वजीर बना रहा। उसने मुगल सत्ता में से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कभी नहीं की, परंतु उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता और उदारवादी नीति अपनाई। उसने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को शुरू कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार को दूर रखने का प्रयास किया। 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद हैदराबाद में कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ जो उसके द्वारा शक्ति की रक्षा कर सके। सितंबर 1798 में हैदराबाद के निजाम ने विरजली की सहायक सैनिक को स्वीकार कर लिया। हैदराबाद भारतीय राज्य में ऐसा प्रथम राज्य था जिसने विरजली की सहायक सैनिक के अंतर्गत आश्रित सेना रखना स्वीकार किया। अगला देखते हैं कर्नाटक। मुगल काल में कर्नाटक हैदराबाद के सूबेदार के अधीन एक सूबा था। स्वतंत्र कर्नाटक सूबे की स्थापना सादतुल्ला खां, इसका कार्यकाल 1710 ईस्वी से 1732 ईस्वी का था, ने की तथा आरकाट को अपनी राजधानी बनाया। अगला देखते हैं बंगाल। बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। 1724 ईस्वी में सुपरखेड़ा के युद्ध में चिनकिलिच खान ने मुबारिज खां को पराजित किया। तत्पश्चात दक्कन का वायसराय बन गया। परीक्षा अवलोकन देख लेते हैं। हैदराबाद राज्य की नींव किसने रखी? तो चिनकिलिच खां, निजामुल मुल्क। हैदराबाद राज्य की नींव कब रखी गई? 1724 ईस्वी में। हैदराबाद प्रथम भारतीय रियासत थी जिसने सहायक सैन्य स्वीकार की। अगला है मोहम्मद शाह ने आसफ जाह की उपाधि किसे दी? तो निजामुल मुल्क, चिनकिलिच खां को। निजामुल मुल्क की मृत्यु हुई 1748 ईस्वी में। सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ तो 1724 ईस्वी में। आगे देखते हैं। केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों के लाभ उठाकर मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मुर्शिद कुली खां, इसका कार्यकाल 1717-1727 ईस्वी तक था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बना दिया। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। इसके समय में 3 विद्रोह हुए। पहला था सीता राम राय, उदय नारायण और गुलाम अहमद के नेतृत्व में। दूसरा सुजान खां के नेतृत्व में। तीसरा नजात खां के नेतृत्व में। मुर्शिद कुली खान ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया तथा भू राजस्व व्यवस्था की नई प्रणाली इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। उसने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने के लिए तकावी ऋण प्रदान की। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 ईस्वी में हुई। मुर्शिद कुली खान का नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार करता था। मुर्शिद कुली खान नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार करता था। वस्तुतः उसने एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार किया, किंतु वह मुगल बादशाह को नियमित रूप से वार्षिक कर के रूप में काफी बड़ी रकम भेजता रहा। अगला देखते हैं सुजाउद्दीन। इसका कार्यकाल 1727 से 1747 ईस्वी तक का। पहला है इसमें मुर्शिद कुली खान। सुजाउद्दीन शुरुआत करते हैं। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार भी इसके अधीन आ गया। सुजाउद्दीन खान के शासनकाल में राज्य की शक्ति कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के गुट में एकत्रित हो गई, जिसमें प्रमुख थे राय रायन आलमचंद, जगत सेठ, फतेहचंद
हाजी अहमद खां और अली वर्दी खां। राय सायन आलमचंद एक योग वित्त विशेषज्ञ थे। 1733 ईस्वी में सुजाउद्दीन ने 1733 में सुजाउद्दीन ने अली वर्दी खां का बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किया गया था। सुजाउद्दीन ने राज्य को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने का प्रयास किया। मार्च 1739 में उसकी मृत्यु हो गई। आगे देते हैं सरफराज खान 1739 से 1746। सरफराज खान एक अयोग्य और विलासप्रिय शासक था। उसकी इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खान ने बंगाल को अपने अधिकार में करने का प्रयास किया। अली वर्दी खान ने मुर्शिदाबाद पर आक्रमण किया तथा 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को परास्त कर उसकी हत्या कर दी। अली वर्दी खान के नेतृत्व में हुए इस युद्ध में हाजी अहमद और जगत सेठ भी शामिल थे। सरफराज खान की हत्या के बाद बंगाल की गद्दी पर अली वर्दी खान का आधिपत्य हो गया। उस समय दिल्ली का शासन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के अधीन था। अली वर्दी खान ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को नजराना देकर बंगाल का शासन करने की सम्राट की अनुमति प्राप्त कर ली। अगले देते हैं अली वर्दी खान 1740 से 1756 तक इसका कार्यकाल था। अली वर्दी खान अपनी सत्ता को अस्थायी रूप देने के लिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए का नजराना भेजा करता था। मराठों के हमलों से तंग आकर अली वर्दी खान ने मराठा सरदार रघुजी से 1751 ईस्वी में संधि कर ली, जिसमें उसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए की वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार कर ली। बदले में मराठों ने भविष्य में कभी भी बंगाल पर आक्रमण न करने का वायदा किया। सौरेखा नदी को बंगाल की सीमा स्वीकार किया गया। बंगाल पर मराठों का आगमन अंग्रेजों के लिए सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इस आक्रमण के कारण बंगाल का भयंकर विनाश हुआ और नवाब की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। मराठों के नाम पर अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली। अली वर्दी खान ने बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों द्वारा क्रमशः कलकत्ता और चंदनगर में अपनी राजधानी अपनी बस्ती की किलेबंदी करने का विरोध किया। अली वर्दी खान इस बात से बहुत सतर्क था कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियां बंगाल के राजनीति में हस्तक्षेप न करें। वह यूरोपीय कंपनियों को नियंत्रित रखना चाहता था। यूरोपीय के बारे में अली वर्दी खान ने कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे साथ देंगे और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। अगले देते हैं पॉइंट वाइज परीक्षा लोग। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी कब स्थापित की? तो 1651 ईस्वी में। कंपनी की सुल्तानाती कलिकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी कब मिली? 1698 ईस्वी में। मुर्शिद कुली खान बंगाल का दीवान कब बना? 1700 ईस्वी। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर किसे बनाया? मुर्शिदाबाद को। मुर्शिद कुली खान ने भू राजस्व व्यवस्था किस प्रणाली की शुरुआत की थी? इजारेदारी प्रथा। अली वर्दी खान बंगाल का नवाब कब बना? तो 1740 ईस्वी में। मनिहारी का युद्ध 1756 ईस्वी में शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। मनिहारी का युद्ध 1756 ईस्वी में शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। अलीनगर की सन 9 फरवरी 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। आगे देखते हैं यहाँ से 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। अली वर्दी खान के बाद उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना जून 1756 ईस्वी में हुई। इसमें हालवेल ने बताया कि नवाब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना एक अतिशयोक्ति मानी जाती है। सिराजुद्दौला के समय प्लासी की युद्ध 1757 ईस्वी की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने कठपुतली नवाबों और मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर बंगाल पर मनचाहा अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। मीर जाफर प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी तथा क्लाइव को लगभग 2,34,000 पाउंड की भेंट उपहार में दी। इसके शासनकाल में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का प्रारंभ हुआ, जिसे अंग्रेजों ने प्रोत्साहित कर बांटा और राज करो की नीति का सूत्रपात किया। मीर जाफर विद्रोहों को दबा नहीं सका, जिससे वह अपने आंतरिक प्रशासन में जो सफल नहीं रहा। मीर जाफर ने ब्रिटिश कंपनी को जितनी अपेक्षा थी वह नवाब पूरा नहीं कर पा रहा था। क्लाइव के जाने के बाद
वैंसी टाट बंगाल का स्थायी गवर्नर बना। इन्हें 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया। इस घटना को कुछ विद्वान बंगाल की दूसरी क्रांति की संज्ञा देते हैं। आगे देखते हैं मीर कासिम। इसका कार्यकाल था 1760 से 1763। मीर कासिम अली वर्दी खान के बीच बंगाल का सबसे योग्य नवाब था। उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, जिससे राजधानी में ब्रिटिश हस्तक्षेप कम रहे। क्योंकि मुंगेर कलकत्ता से दूर था, उसने मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया, साथ ही सेना का पुनर्गठन किया। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करने के कारण मीर कासिम ने सभी प्रकार के व्यापार को आंतरिक चुंगी कर से मुक्त कर दिया। आगे देखते हैं मीर कासिम के समय ही 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना से युद्ध हुआ, जिसमें अंतिम विजय अंग्रेजों की हुई। इस युद्ध के विजय के बाद वास्तविक रूप में भारत में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित हो गया। तत्पश्चात लॉर्ड क्लाइव की मध्यस्थता में इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई, जिसमें ब्रिटिश की बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। बंगाल के नवाबों का क्रम देख लेते हैं। मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 ईस्वी तक, सुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक, सरफराज खान 1739 1740 ईस्वी तक, अली वर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी तक, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक, मीर जाफर 1757 1760 ईस्वी तक, मीर कासिम 1760 ईस्वी 1763 ईस्वी तक, मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी तक, नजमुद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी तक, सैफुद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी तक। आगे देखते हैं अवध। स्वतंत्र अवध सूबे की स्थापना 1722 ईस्वी में शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने की। उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। उसने अपनी सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए अपनी निजी सेवाएं गठित की। 1723 ईस्वी में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। उसने उचित भू लगान लगाकर तथा जमींदारों को अनुशासित कर किसानों की हालत को बेहतर बनाया। नादिर शाह के खिलाफ शहादत खान ने मुगल बादशाह के साथ युद्ध में भाग लिया। परीक्षारोपण देख लेते हैं। सफदर जंग का पूरा नाम था अबुल मंसूर खान सफदर जंग। सफदर जंग की मृत्यु हुई 1754 ईस्वी में। सफदर जंग का पुत्र था सुजाउद्दौला। बनारस की संधि किसके बीच संपन्न हुई? तो सुजाउद्दौला व वारेन हेस्टिंग्स के मध्य। फैजाबाद की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में असफउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य। 1801 में किसने बरेली से सहायक संधि स्वीकार की? तो शहादत अली खां। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय लिया? 1856 में। सफदर जंग। सफदर जंग शहादत खां का भतीजा तथा दामाद था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सफदर जंग को अवध का नवाब नियुक्त किया। 1748 ईस्वी में मुगल बादशाह सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया। इसी कारण उसे नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था। सुजाउद्दौला। इसका कार्यकाल 1754 1775 ईस्वी तक था। सफदर जंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ सुजाउद्दौला ने ही दिया। सुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया। दुर्भाग्यवश ये तीनों ब्रिटिश सैनिक के सामने विवश हो गए। असफुद्दौला 1775 से 1797 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था असफुद्दौला का। सुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का अगला नवाब असफुद्दौला हुआ। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर ली। असफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया, जिसका मुख्य वास्तुकार किफायत उल्ला खां था। वाजिद अली शाह। इनका कार्यकाल 1847 से 1856 ईस्वी तक। यह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में लॉर्ड विलियम डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। अवध के नवाबों का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहला शहादत खां। इसका कार्यकाल था 1722 से 1739 ईस्वी तक। सफदर जंग का कार्यकाल 1739 से 1754 ईस्वी। सुजाउद्दौला 1754 से 1775 ईस्वी तक।
असफदौला का कार्यकाल 1775 से 1797 ईस्वी तक। वजीर अली का कार्यकाल 1797 से 1798 ईस्वी तक। शहादत अली खान, इनका कार्यकाल 1798 से 1819 ईस्वी तक। गाजीउद्दीन हैदर अली खान 1814 से 1827 ईस्वी तक। वाजिद अली शाह 1847 से 1856 ईस्वी तक। आगे देखते हैं केरल। केरल की राजधानी समाकोर। 18वीं शताब्दी के मध्य केरल में 4 प्रमुख राज्य थे। 4 प्रमुख राज्य कालीकट, चिरपताल, कोचीन, समाकोर। 1739 ईस्वी के बाद समाकोर राज्य को राजा मार्तांड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उन्होंने अपने राज्य के सामंतों को पराजित किया। साथ ही केरल में डचों को हराकर उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त किया। उसने पश्चिमी मॉडल की तर्ज पर अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत किया। साथ ही आधुनिक शस्त्रागार का भी निर्माण करवाया। मार्तांड वर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा के शासन के समय त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का प्रसिद्ध केंद्र बन गया। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य का भी प्रचलन देखने को मिलता है। राम वर्मा स्वयं एक कवि, विद्वान एवं संगीतज्ञ था। मैसूर विजयनगर राज्य के अधीन एक सूबा था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उनमें से मैसूर प्रमुख राज्य था। 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई। 1704 ईस्वी में मैसूर के राजा चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज नाम मात्र का शासक था। चिक्का कृष्णराज के शासनकाल में 2 प्रमुख मंत्री नंजराज एवं देवराज थे। धीरे धीरे नंजराज मैसूर राज्य का सर्वेसर्वा हो गया। नंजराज की सेना में हैदर अली भर्ती हुआ, जो अपनी योग्यता के बल पर मैसूर राज्य का प्रधान बन गए। हैदर अली, इतना देख लेते हैं इस परीक्षा लोगों को। हैदर अली देखते हैं। अवध का संस्थापक किसे माना जाता है? शहादत खां को। शहादत खां ने अवध में नया राजस्व बंदोबस्त का लागू किया था 1723 ईस्वी में। शहादत खां की मृत्यु के बाद अवध का नवाब बना सफदरजंग। अब देखते हैं हैदर अली। 1722 ईस्वी में जन्मे हैदर अली ने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया। अपनी कौशल क्षमता के कारण 1755 ईस्वी में डिंडीकुल के किले का फौजदार नियुक्त हुआ। इसने खंडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार बनाया। हैदर अली के सत्ता ग्रहण करने के बाद मैसूर राज्य के सामंत राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। हैदर अली ने इन विद्रोहों को शांत किया तथा बिरनूर, सूंदी, सूदा, सैटूर, सैदा, कन्नारा, कोयम्बटूर, बारामहल और मालाबार तक पर कब्जा किया। बल्लारपुर, रायदुर्ग, चित्तरदुर्ग आदि के सरदारों को अपना अधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। हैदर अली ने अपनी सेना को सुसंगठित करने के लिए पाश्चात्य तकनीकों का पर भरोसा जताया। अपनी सेना में फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की। साथ ही फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार भी स्थापित किया। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने नंजराज को हटाकर स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। 1763 ईस्वी में बिजनौर के राजा की मृत्यु के बाद बिजनौर की सत्ता पर हैदर अली ने कब्जा कर ली। वह अपने व्यक्ति को उपशासक नियुक्त। सत्ता की शुरुआत से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों से लड़ता रहा। दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को परास्त किया। आगे देखते हैं टीपू सुल्तान। आगे देखते हैं टीपू सुल्तान। 1742 से 1799 तक टीपू सुल्तान का कार्यकाल था। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा, जो राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता हैदर अली के समान था। टीपू सुल्तान के कार्य देखते हैं। अन्य नाम के सिक्के चलवाया। वर्षों एवं महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नाम का प्रयोग किया। आधुनिक कैलेंडर को लागू किया। सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई। नाप तौल के आधुनिक पैमानों का प्रयोग किया। जैकोबिन क्लब की स्थापना की व उसका सदस्य बना। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। आगे देखते हैं। राजा मार्तांड वर्मा का उत्तराधिकारी बना तो राम वर्मा होगा। समरकोट की राजधानी थी त्रिवेंद्रम। मलयालम साहित्य किस राज्य संबंधित है? तो केरल से। कालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 23 जनवरी 1565। हैदर अली के पिता का नाम क्या था? फतेह मोहम्मद मैसूर।
ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, सर आयारकूब। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? अंग्रेजों के साथ। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए, इसमें होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपने दरबार में हिंदुओं को उच्च स्थान दिया। पूर्णिया एवं किशुनाव इसके दो प्रमुख हिंदू मंत्री थे। सिंगेरी मंदिर में वह पुनः निर्माण के लिए दान दिया था। टीपू ने समकालीन विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए तुर्की, अरब, फ्रांस, काबुल में दूतमंडल भेजा। देख लेते हैं 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्य एवं के संस्थापक। हैदर अली, हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क किलजिच खान था। कर्नाटक का शहादत का उल्ला खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, अवध का शहादत खां, मैसूर का हैदर अली, केरल सोमपुर का माकान वर्मा। रुहेलखंड देखते हैं अगला राज्य। रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खान ने की। रुहेलखंड हिमालय के तराई क्षेत्र में गंगा तट से कुमायूं पहाड़ी तक फैला हुआ उपजाऊ क्षेत्र। रुहेलों का अवध, दिल्ली और जाट से लगातार संघर्ष होता रहा। 1793 ईस्वी में रुहेलखंड पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब ने अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया और संधि के तहत धनराशि मांगी। रुहेल नेता हाफिज रहमत खां द्वारा संधि के नियमों का उल्लंघन करने के कारण अवध ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रुहेलों पर आक्रमण कर दिया और अंततः हाफिज रहमत खान मारा गया। जाट जमींदारों का समुदाय था जो मूलतः दिल्ली, आगरा, मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में फैला था। 1700 ईस्वी में चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की नींव डाली। चूड़ामन के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी। बदन सिंह के पश्चात जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने संभाला। इसे जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। 1763 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। जाट राज्य के उत्तराधिकारियों का क्रम तो सबसे पहले चूड़ामन, फिर बदन सिंह, सूरजमल, फिर जवाहर सिंह, रतन सिंह, केसरी सिंह, रणजीत सिंह, रणधीर सिंह। सबसे पहला है रणजीत सिंह। देखते हैं रणजीत सिंह के बारे में। रणजीत सिंह सुगरचकिया मिसल से संबंधित थे। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ये सुगरचकिया मिसल के प्रमुख बने। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी घोषित किया। 1809 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा की विजय की। 1813 में कश्मीर को शाह शुजा अफगान अमीर से अपने संरक्षण में ले लिया और शाह शुजा से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। 1818 ईस्वी में मुल्तान तथा 1819 ईस्वी में कश्मीर पर भी विजय प्राप्त किया। 1834 ईस्वी तक पेशावर भी सिख राज का अंग बन गया। देख लेते हैं कुछ परीक्षा संबंधित है। मीरापुर कटरा का युद्ध कब हुआ था? तो अप्रैल 1774 ईस्वी में। नवीन स्वायत्त राज्य रुहेलखंड की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अली मोहम्मद खान को। नवीन स्वायत्त राज्य रुहेलखंड की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अली मोहम्मद खान। इसी युद्ध में जाट सूरजमल ने मराठों का सहयोग किया तो पानीपत का तृतीय युद्ध। इस युद्ध में जाट सूरजमल ने मराठों का सहयोग किया तो पानीपत का तृतीय युद्ध। रणधीर सिंह जाट नेता ने किस वर्ष अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली? तो 1805 ईस्वी। आगे देखते हैं रणजीत सिंह का प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन। सिख राज्य प्रांतों में विभक्त था। प्रांतीय सूबा कहलाता था। सूबे के प्रमुख अधिकारी नाजिम होता था। प्रत्येक सूबे परगने में बटे थे। परगने तालुकों में और तालुकों के अंतर्गत 50 से 100 गांव आते थे। प्रांतीय विभाजन क्रम है। प्रांत जिसे सूबा बुलाते थे, फिर परगना, फिर तालुका, फिर गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। फिर देखते हैं पॉइंट वाइज। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो श्रीनगर। रणजीत सिंह संबंधित थे सुगरचकिया मिसल से। रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो अफगान अमीर शाह शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह थे। अमृतसर की संधि कब हुई? अप्रैल 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि हुई अप्रैल 1809 ईस्वी। सैन्य प्रशासन देखते हैं रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह ने अपने सैन्य क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य तकनीकों का सहारा लिया।
रणजीत सिंह ने अपनी सेना ने को 2 भागों में बांटा। फौज खास, इसके अंतर्गत घुड़सवार, पैदल टुकड़ी एवं तोपखाने आते। अगला है फौज वेकवायद, जिसमें घुड़सवारों को रखा जाता था, लेकिन उन्हें समय समय पर ही काम में लाया जाता था। अगला देखते हैं न्याय प्रशासन। रणजीत सिंह ने अपनी न्याय व्यवस्था से धर्म को दूर रखा, जिससे सभी जातियों को उचित न्याय दिलाया जा सके। सबसे उच्च पद न्यायालय सूबे में नाजिम का होता था। ग्रामीण विवादों के लिए पंचायत का गठन किया गया था। मृत्युदंड का अधिकार केवल राजा के पास होता था। आगे देखते हैं भू राजस्व प्रणाली। शुरू में भू राजस्व व्यवस्था बटाई प्रथा पर आधारित थी। भू राजस्व का उपज का 33% से 40% के बीच होता था। भू राजस्व की अन्य 2 प्रणालियां भी प्रचलन में थी, कानकोद व्यवस्था और नीलामी योजना। भू राजस्व की 3 प्रणालियां थी, बटाई प्रथा, कानकोद व्यवस्था, नीलामी योजना। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में नेतृत्व करने वाले राजाओं का क्रम। तो इसमें खड़क सिंह पहले, फिर नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह। तो ये था नवीन राज्यों का इधर। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब अगले चैप्टर में अगले दिन देखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए टीन जीएस स्टडी हब के साथ। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।